नमस्कार। आज का डीप डाइव हमें 18वीं सदी के भारत में ले जा रहा है। जी। ये वो दौर था जब एक तरफ आप देखें तो विशाल मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था। हाँ, बिल्कुल। और दूसरी तरफ कई नए ताकतवर क्षेत्रीय राज्य सिर उठा रहे थे। सही। हमारे पास एक ऐतिहासिक स्रोत है जो इस पूरी उथल-पुथल को समझने में थोड़ी मदद करेगा। जी। हमारा मिशन बस ये जानना है कि ये नए राज्य ये कैसे बने, क्यों बने और इनकी खासियत क्या थी। तो चलिए पढ़ते खोलते हैं इसकी। बिल्कुल। और ये समझना मतलब बहुत जरूरी है कि कैसे एक सेंट्रल पावर, एक केंद्रीय सत्ता, जब वो ढीली पड़ती है, हाँ, तो कैसे क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को, एम्बिशंस को पनपने का मौका मिलता है। सही। और इसने न सिर्फ भारत का नक्शा बदला, बल्कि आप कह सकते हैं कि उपमहाद्वीप की पूरी राजनीति की दिशा ही मोड़ दी। हाँ, और स्रोत इनको समझने के लिए इन उभरते हुए राज्यों को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटता है। जी। पहली श्रेणी में वो राज्य थे जो पहले मुगल सूबे थे, मतलब प्रांत, जैसे अवध, बंगाल, हैदराबाद। इनके शासक, जैसे स्रोत बताता है, अवध के सादत खां, बंगाल के मुर्शिद कुली खां और हैदराबाद के आसफ जा। हाँ, ये बड़े नाम हैं। ये मुगल दरबार में बहुत ऊंचे ओहदों पर थे। 7,000 या 6,000 जात का दर्जा। ये सुनने में तो बड़ा भारी लगता है। इसका असल मतलब क्या था? देखिए, ये जात का दर्जा जो है, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था। अच्छा। हाँ, ये उनकी हैसियत दिखाता था, उनकी ताकत का पैमाना था एक तरह से। मतलब 7,000 जात का मतलब है कि वो इतने सैनिक रख सकते थे। ओह अच्छा, मिलिट्री स्ट्रेंथ। बिल्कुल। और दरबार में उनका रुतबा, उनकी पोजीशन बहुत ऊंची थी। और इसी रुतबे और कहिए सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करके ये सूबेदार धीरे धीरे अपने प्रांतों में लगभग स्वतंत्र शासक जैसे बन बैठे। अच्छा। दिलचस्प बात यह है, जैसे आपने मुर्शीद कुली खां का नाम लिया। हाँ, बंगाल के। वो औपचारिक रूप से टेक्निकली कभी सूबेदार नियुक्ति नहीं हुए। अरे फिर भी उन्होंने बंगाल पर अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली कि वो आप कह सकते हैं लगभग मुगल नियंत्रण से बाहर ही हो गया। ये दिखाता है कि सेंट्रल अथॉरिटी कितनी कमजोर हो चुकी थी। अच्छा, तो मतलब ताकतवर ओहगे का इस्तेमाल करके हाँ। अपनी राह बना ली। लेकिन स्रोत ये भी कहता है कि ये पूरी तरह आजाद नहीं हुए, मुगलों से नाम का रिश्ता बनाए रखा। ऐसा क्यों? हाँ, ये एक तरह की देखिए राजनीतिक समझदारी थी। मुगल बादशाह का नाम, उसकी जो एक लेजिटिमेसी थी, हाँ। वो अब भी वजन लगती थी। अच्छा। उसकी साख अभी भी थी। बिल्कुल। उसकी साख थी, एक वजन था नाम में। तो पूरी तरह बगावत करने के बजाय नाम का रिश्ता बनाए रखकर अपनी स्वायत्तता चलाना ज्यादा सुरक्षित था और ज्यादा फायदेमंद भी। ओके। इससे उन्हें वैधता भी मिलती थी और वो अंदरूनी तौर पर अपनी शक्ति बढ़ा सकते थे। देखिए ना, आसफ जा और मुर्शीद कुली खां दोनों को 7,000 जात का दर्जा मिला था। हाँ। और सादत खां का 6,000 था। ये उस समय के हिसाब से बहुत बहुत प्रभावशाली रसूख था। समझ गए। तो ये थे वो राज्य जो मुगल ढांचे के अंदर से ही मतलब ताकतवर होकर निकले। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत दूसरी तरह के राज्यों की भी बात करता है। बिल्कुल। दूसरी श्रेणी उन राज्यों की थी जो मुगल साम्राज्य के तहत ही थे, लेकिन पहले से ही काफी हद तक स्वतंत्र थे। जैसे कई राजपूत रजवाड़े, वो अपनी वतन जागीरों पर, मतलब अपनी पैतृक जमीनों पर काफी स्वायत्तता से राज करते थे। अच्छा। और तीसरी श्रेणी, वो तो बिल्कुल अलग लगती है। हाँ, वो तीसरी श्रेणी थी मराठा, सिख और जाट राज्यों की। इन्होंने हथियार के दम पर एक लंबे संघर्ष के बाद मुगलों से अपनी आजादी एक तरह से छीनी थी। हाँ, मराठों का जिक्र है। कैसे शिवाजी महाराज ने शक्तिशाली देशमुख, ये देशमुख कौन थे? इलाके के सरदार। हाँ बिल्कुल, वंशानुगत सरदार जिनके पास अपनी जमीन और अपने लड़ाके होते थे। तो शिवाजी ने इनकी मदद से एक मजबूत राज्य की नींव डाली और ये मुगलों को लगातार चुनौती देते रहे। और सिखों ने भी। स्रोत बताता है कि 1708 में गुरु गोबिंद सिंह जी की हत्या के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में उन्होंने मुगल शासन के खिलाफ एक जबरदस्त विद्रोह किया। सरहिंद जैसे महत्वपूर्ण इलाके पर कब्जा भी कर लिया था। अच्छा। तो ये संघर्ष सीधे सीधे मुगल सत्ता को ललकार रहे थे और उसकी कमजोरी का फायदा उठा रहे थे। जाटों ने भी इसी दौरान अपनी शक्ति काफी बढ़ाई। स्रोत कुछ और अहम प्लेयर्स का भी जिक्र करता है, जैसे मैसूर। हाँ, मैसूर बहुत महत्वपूर्ण है। हैदर अली और फिर उनके बेटे टीपू सुल्तान, जिन्होंने राज्य को बहुत शक्तिशाली बनाया। हालांकि टीपू सुल्तान का अंत दुखद रहा। वो अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए। जी, अपने राज्य की रक्षा करते हुए। और
दक्षिण में केरल का भी जिक्र है। त्रावणकोर राज्य, हाँ त्रावणकोर, राजा मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में ये राज्य उभरा। और कमाल की बात है, उन्होंने डचों को हराया। हाँ, ये बड़ी उपलब्धि थी और उन्होंने यूरोपियन अफसरों की मदद से एक तरह से वेस्टर्न स्टाइल पर अपनी सेना को ऑर्गेनाइज किया। वाह। तो ये सारे उदाहरण ये दिखाते हैं कि मुगल कमजोरी से जो एक शक्ति का खालीपन, एक पावर वैक्यूम बना, हाँ, उसे भरने के लिए हर तरह के लोग, हर तरह की ताकतें आगे आईं। सही। कुछ पुराने मुगल अधिकारी थे, जैसे आपने नाम लिए हैदराबाद के निजामुल मुल्क, जिनका असली नाम चिनकिलिच खां था। ओके। या अवध के सादत खां यानी बरहानुल मुल्क। कुछ पहले से स्थापित शासक थे जैसे राजपूत, और कुछ बिल्कुल नई मिलिट्री पावर्स थी जैसे मैसूर के हैदर अली। स्रोत में कर्नाटक के सादतुल्ला खां और बंगाल के मुर्शिद कुली खां जैसे और भी संस्थापकों की एक लिस्ट भी है। ये दिखाता है कि कितना विविध, कितना डाइवर्स था ये पूरा प्रोसेस। तो कुल मिला के देखें, 18वीं सदी ने भारत का नक्शा सचमुच बदल दिया। एक बड़ी केंद्रीय सत्ता की जगह हमें कई छोटे बड़े स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्य दिखते हैं, हर किसी की अपनी कहानी, अपनी चुनौतियां। बिल्कुल, और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल उठता है जो हमें सोचने पे मजबूर करता है। क्या? स्रोत बताता है कि त्रावणकोर ने डचों को हराया, पश्चिमी ढंग की सेना बनाई, टीपू सुल्तान अंग्रेजों से टकराए। हाँ। तो इन नए भारतीय राज्यों और उसी समय भारत में जो यूरोपीय ताकतें पैर जमा रही थीं, उनके बीच ये जो शुरुआती टकराव हुए, जो लेन देन हुआ, इसने आने वाले भारत के भविष्य को, उसके आकार को किस तरह से गढ़ा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर मुझे लगता है और गहराई से सोचा जा सकता है।